बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम देखेंगे प्रोग्राम आप मेट्रो टाइम न्यूज़ से लाइव देख रहे हैं। मैं ताहिर महमूद हूँ। नाज़रीन, आज मोहतरमा मरीम सफदर साहिबा ने हस्ब रवायत गवर्नमेंट पर शदीद तनकीद की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन आज ख़ातून अव्वल के बारे में उनका क्या कहना था, तकर्रियाँ और महंगाई कम करने का जो तरीका उन्होंने एक नया वज़ा किया और ये सिस्टम कैसे चल रहा है उसकी इसके बारे में उनका क्या कहना था, ये ज़रा सुनिए। क्योंकि अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो जो जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियाँ करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि अवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए? आवाम का अगर इतना ही कामयाब है वो तरीका कार, तो वो फिर आटा सस्ता करो, उससे चीनी सस्ती करो, उससे पेट्रोल सस्ता करो, उससे डीजल सस्ता करो, उससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर। जी नाज़रीन, ख़ातून अव्वल के बारे में उनका जो कहना था आपने मुलाज़ा फरमाया, आपने सुना। लेकिन मोहतरमा मरीम सफदर साहिबा ने अपने जादुई गिलास के बारे में जिक्र नहीं किया, जो काफ़ी बार उनके पास देखा गया और जहाँ भी वो जाती थी वो गिलास उनके पास होता था। कहा यह जा रहा था उस गिलास के बारे में कि ये गिलास इसलिए वो अपने पास रखती हैं ताकि उनके ऊपर कोई ये कोई अमल, कोई जादू टूना या कोई ऐसा, या वो जेल ना जाएं, या इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की बातें जो हैं वो सुनने में आती थी उस गिलास के बारे में। लेकिन उन्होंने मज़ीद इमरान खान साहब को ये कहा कि वो नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें और सियासी शहीद बनने की कोशिश भी ना करें। ये ज़रा सुने उनका क्या कहना था। कि आपको नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ जब वोट को इज्जत दो का नारा लेकर मैदान में आया था तो वो मुंतखब वजीर आज़म था, वो आईनी वजीर आज़म था, वो अवाम के वोट से आया था, वो एक बहुत लंबी जिद्दोजहद तय करके आया था, उसकी एक बहुत बड़ी आईनी स्ट्रगल थी जो उसकी ज़ात के लिए नहीं थी, उसकी ज़ात की उसने कुर्बानी दी, उसने अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दी, लेकिन आइन के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और वज़ीर आज़म के ऑफिस की इज्जत के लिए उसने अपनी हुकूमतें कुर्बान कर दी। नाज़रीन, उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें। वो एक आइनी वज़ीर आज़म थे और एक जमहूरी रास्ते से वज़ीर आज़म बने थे, उनको हटा दिया गया। इसके अलावा 126 दिन के धरने का भी जिक्र किया गया और बहुत सारी ऐसी बातें की गई जो काबिल ज़िक्र हैं। तारीख़ी कर्ज़ों के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि तारीख़ी कर्ज़ों के बोझ तले जो इस मुल्क और कौम को दबाया है, इन तारीख़ी कर्ज़ों के बोझ तले उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। ये क्या फरमाना था उनका, ये ज़रा देखिए। आपको पाकिस्तान को तारीखी कर्जों के बोझ के नीचे दबाने का जवाब देना पड़ेगा। आपको उन तारीखी कर्जों के बावजूद पाकिस्तान में एक ईंट, एक प्रोजेक्ट ना लगाने का जवाब देना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम के ऊपर महंगाई, लाकानूनियत का अजाब लाने का जवाब आपको देना पड़ेगा। जी नाज़रीन, कर्ज़ों के बोझ तले मुल्क और कौम को दबाने का हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन मोहतरमा ये भी जानती हैं कि 1947 से लेके 2008 तक पाकिस्तान का कुल वाजिबुल अदा कर्ज़ा 6000 अरब रुपए था, जो 10 सालों में बढ़ के 29,000 अरब रुपए हो गया। यानी 2008 से लेके 2018 तक 23,000 अरब रुपए कर्ज़ लिया गया। इस कर्ज़ का भी हिसाब मेरा ख्याल है थोड़ा सा इनसे लेना तो बनता है कि ये कर्ज़ इन्होंने कहाँ लिया और कहाँ खर्च किया। इसके अलावा नाज़रीन, खुफिया एजेंसी के बारे में एक सहाफ़ी ने सवाल किया मोहतरमा से। सहाफ़ी का सवाल ये था कि जो एजेंसी खुफिया हो और उसके मामलात को चौक चौराहे में ज़ेर बहस आने लग जाए या डिस्कस करना शुरू कर दिया जाए तो इससे पाकिस्तान किसकी सुबकी आप देखती हैं, किस कदर सुबकी देखती हैं। उनका क्या कहना था, ये सुने ज़रा। एक सेकंड, ऐसे नहीं कयूम सदीकी साहब आप बात करें, ऐसे नहीं हो सकता भाई। एक मिनट, चलिए आप कयूम सदीकी साहब आप जो एजेंसी खुफिया हो और उसके मामलात चौक चौराहे में ज़ेरे बहस आने लग जाएं, इससे पाकिस्तान की किस कदर सुर्खी देखते हैं आप? जब आप जिन्नात के जरिए ये सब कुछ करेंगे तो फिर तो यही होगा। कयूम सदीकी साहब बात। जी नाज़रीन, जब आप जिन्नात के ज़रिए ये सब कुछ करेंगे तो फिर तो यही होगा। ये हालत है इनकी और ये इनका सोचना है इस बारे में
कि जो सारा कुछ हो रहा है ये जिन्नात की वजह से हो रहा है। इन मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। समर इकबाल भट्टी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, सीनियर तजिया निगार हैं, और अदील मकबूल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, ये भी सीनियर तजिया निगार हैं। मैं दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। भट्टी साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा भट्टी साहब, ये फरमाइएगा कि आज मोहतरमा ने तो आज हद कर दी, उनका ये कहना था कि ये सारा कुछ, ये जो जिन्नात हैं ये उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, बल्कि करवाया जा रहा है, बल्कि पूरी गवर्नमेंट ही उनकी वजह से चल रही है, तो कर रही है, और तबादले भी उनकी वजह से हो रहे हैं। देखिए, अगर ये चीज़ जिन्नात ने करनी होती ना, तो फिर ये शुरू से ही जमहूरियत का निज़ाम वोटिंग के ज़रिए ना चल रहा होता, वो हर बंदा कोई अच्छे से अच्छे जिन्नात तलाश कर रहा होता, और आज मियाँ साहब भी कोई अच्छे से जिन्नात को हायर करके उनसे अपनी सारी चीज़ें मनवा के वो वापस इक़्तिदार में आ चुके होते। ऐसा नहीं है। ये देखो, ये कोई कौन सी रियासत है जिसके अंदर वो इस तरह की, आज 21वीं सदी का दौर है जिसके अंदर हर आदमी बाशऊर है, हर आदमी ये समझता है कि जी ये जो चीज़ें होती हैं कि जी 13 नंबर जो है वो आपके लिए गलत है, अगर रास्ते से काली बिल्ली काट जाएगी तो वो आपके लिए गलत है, या ये जो कुछ हो रहा है ये जिन्नात करवा रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मेरा ख्याल है कि एक पढ़े लिखे बंदे को, बाशऊर बंदे को ज़ेब नहीं देती। लेकिन भट्टी साहब, ये बाशऊर बंदे को तो ज़ेब नहीं देती, लेकिन वो तो बड़े यकीन के साथ वो कह रही थी कि ये सारा कुछ ऐसे ही हो रहा है, और उनका ये मज़ीद ये भी कहना था कि अगर महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा आप लोगों से, आप अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनानी है तो वो भी आप जिन्नात के ज़रिए सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर ये चीज़, ये इल्ज़ामात से मैं वही याद कर रहा हूँ कि अगर ये इल्ज़ामात हुकूमत के ऊपर अगर लग रहे हैं, या हुकूमत को कहा जा रहा है कि जी आप जिन्नात के ज़रिए आपने हुकूमत बनाई, जिन्नात के ज़रिए आप सारा कंट्रोल चला रहे हैं, तो क्या उसके बदले में अगर जिन्नात में इतना सारा कुछ कर सकते होते तो फिर आप भी जिन्नात को किसी न किसी जगह से, पूरी दुनिया के अंदर से कोई अच्छा सा आमिल ढूंढ के वहां से जिन्नात की खिदमत लेके आप भी बदले में उसका रिस्पॉन्स दे सकती थी। मेरे ख्याल ये इस तरह की बात ही नहीं है कि जिसको मजीद यहाँ पे डिस्कस किया जाए। ये कोई बहुत ही मतलब एक मैंने बोला ना कि बाशऊर बंदा जो है वो कभी भी इन चीजों के ऊपर यकीन नहीं रख सकता। भट्टी साहब बाशऊर हैं वो, पार्टी के नायब सदर हैं, पार्टी के नायब सदर हैं, बाशऊर हैं वो। नहीं ताहिर साहब, इनके पास मेरे ख्याल से कि कोई सियासत करने के लिए मजीद कुछ रहा नहीं है। कि आप देखते हैं कि अभी जिस तरह हुकूमत चल रही है, हमने साबका हुकूमतें भी देखी हैं, उनके अंदर अपोजिशन का रोल इतना खामोश कभी भी नहीं रहा जितना पीटीआई की दौर में जा रहा है। मतलब जब तक तो इन्होंने पीडीएम को एक्टिव किया हुआ था तब तक तो कुछ शोर शराबा भी था और हुकूमत के लिए कुछ टेंशन भी थी, लेकिन अभी जब से नून लीग की बागडोर जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के पास आई है, तब से कोई हुकूमत के लिए कोई अपोजिशन नहीं बैठी हुई, बल्कि इन्होंने जिस तरह की सियासत की है उस सियासत का उल्टा फायदा जो हुआ है वो हुकूमत को होता रहा है। अब तो अभी भी हाँ जी, अभी भी इनको चाहिए, नून लीग को चाहिए कि अपने माशाल्लाह बड़े समझदार सियासतदान बैठे हुए हैं नून लीग में, उनको आगे लेकर आए अगर पार्टी को संभालना है, और कोई अच्छी सी पॉलिटिक्स करेंगे जिसमें हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम हो। आजकल के जो हालात जा रहे हैं, आप बड़ी इजीली हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन किसी चीज के ऊपर भी जब भी बात होती है वो किसी न किसी अपनी केस की तारीख के ऊपर आती हैं और वहां पे आके वही अपनी करप्शन के ही वावेले और हुकूमत के ऊपर को 2, 3, 4 इस तरह के इल्जामात लगा के वापस चली जाती हैं। ये तो कोई सियासत नहीं है। सियासत तो तब हो कि आप अवाम के लिए उसमें क्या बात कर रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैंडेट के लिए आप कैसे बाहर निकल। भट्टी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको पॉइंट। अदील मकबूल साहब ये फरमाइएगा, ये क्या वाकई आप समझते हैं कि ये सारा कुछ जो मोहतरमा फरमा रही है ये ऐसे ही है? सर, एक तो मेरी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक तो मैंने आपका इंट्रो नहीं सुना और मुझे साथ अपने साथी की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही। जी जी, मैं आपका सवाल आप अगर दोबारा कर देंगे तो काइंडली मैं ज़रा ज़्यादा जी हम माजरत चाहते हैं कि कोई तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से आप हमारा जो इंट्रो जो है वो नहीं सुन सके। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज आपने मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा की जो उन्होंने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उसमें उनका ये फरमाना था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये जादू टोने के असर से हो रहा है, ये हुकूमत भी ऐसे ही चल रही है, और तकर्रियाँ जो हो रही हैं वो भी जादू टोने से हो रही हैं, और महंगाई कम करने का उनका ये कहना था कि अगर ये सारा कुछ जादू टोने से हो रहा है तो क्या महंगाई नहीं कम कर सकते? ये महंगाई कम करें, पेट्रोल सस्ता करें, चीनी सस्ती करें, आटा सस्ता करें, आवाम को रिलीफ दें, अगर इनके पास जिन्नात हैं या मौकल हैं।
मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ना इसको दो हिस्सों में तकसीम करना चाहिए इस बात को। एक तो बड़ी सीनियर लीडर हैं, नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो उनको ज़रा थोड़ा सा मुहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए जब किसी अदारे के बारे में या अदलिया के बारे में बात जब करते हुए। जी जी। और दूसरा महंगाई का है, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले ये जो तकर्री का मामला है, इसके ऊपर उनका बयान जो है वो मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी है, उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि ये अफवाज पाकिस्तान का अंदरूनी थोड़ा सा मामला है, तो इसलिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि किसको कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना। तो इसलिए ये तो उनका इंतहाई गैर ज़रूरी बयान है। जहाँ तक महंगाई की बात है, तो ये इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से भी किया जा सकता था। ये लाजमी नहीं है कि जब आप ज़ातियात पे चले जाएं, जादू टोने पे चले जाएं। ये थोड़ा सा ज़ातियात की तरफ इशारा उन्होंने किया, और आप भी जानते हैं किसकी तरफ किया है। मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा गैर मुनासिब था उन्होंने। जी बिल्कुल इशारा नहीं किया उन्होंने, बाकायदा असिस्टेंट्स बोला उनको। खातून अव्वल के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो जिन्नात की असिस्टेंट हैं। तो ये मेरे वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि इतने सीनियर लीडर को इस तरह की गैर ज़रूरी बात नहीं करनी चाहिए। वो इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकती थी। जेब नहीं देती ये चीज़ें, जैसा उनका सियासी कदकाठ। ये उनके कैलिबर की बातें नहीं है, ये उनको जेब नहीं देती। ये कोई छोटा मतलब कोई वर्कर कोई ट्विटर के ऊपर कोई बात करता है या उनका कोई MP MNA बात करता तो वो रहता बात थी, लेकिन एक लीडर को इस तरह की बात किसी की फैमिली के बारे में ये नहीं करनी चाहिए। ये गैर मुनासिब उनका तरीका था। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब ये बताइएगा, मोहतरमा का ये किस तरफ इशारा था कि आपको आप नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें, हम आपको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे? ये उनका और किसी तरफ इशारा नहीं था, ये सिर्फ एक क्रेडिबिलिटी लेने का इशारा था कि उनकी कोशिश थी। देखें, नवाज शरीफ कौन सी ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आप नवाज शरीफ को कंपैरिजन कर रही हैं, सिवाय महंगाई के। एक सिर्फ आप महंगाई वाला एलिमेंट निकाल दें, बाकी आप पूरी कौम के अंदर जाके देख लें कि जी इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो पहले की निस्बत कैसे रही है। आप इकोनॉमी वाइज देख लें कि जी इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पहले की निस्बत कैसी रही है। आप अपने बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान का इमेज देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर कितना बेहतर हुआ है, कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। 2018 से पहले तक पाकिस्तान किस स्टेज पे खड़ा था और 2018 से आज तक पाकिस्तान किस स्टेज पे खड़ा है। 2018 तक आप पिछले मेरे ख्याल से 20 साल के अंदर आप निकाल के देख लें कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं पिछले 20 साल में, उसके अंदर आप बेशक जो डिक्टेटरशिप है उसको भी डाल लें, तो आपके पिछले 20 साल में इतने इंटरनेशनल लेवल पे आपके प्राइम मिनिस्टर के या मुल्क के सदर के इतने इंटरव्यूज नहीं गए होंगे जितने के इन 3 सालों के अंदर पाकिस्तान में आलमी मीडिया आके इंटरव्यू कर चुका है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। और ये इस चीज़ का बड़ा वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छी पजीराई मिल रही है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, पाकिस्तान के नैरेटिव की बात हो रही है। पाकिस्तान जो नैरेटिव लेके पूरी दुनिया के सामने आया है उसके ऊपर दुनिया बात करना चाहती है। दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो रोल है उसके ऊपर पूरी दुनिया बात करना चाहती है। ये सिर्फ एक नवाज शरीफ का नाम साथ में अटैच इसलिए किया जा रहा है कि जी थोड़ा सा नवाज शरीफ को वैल्यू दी जाए, लेकिन ये वैल्यू आप देखें इधर बैठ के तो दे सकती हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ ये बातों से वैल्यू नहीं दी जाएगी, आपको कंपैरिजन देना पड़ेगा। आपको आके ये बताना पड़ेगा कि जी आज अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर किसी इंटरनेशनल मीडिया चैनल को अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके अंदर वो किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, किन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, आप उसका कंपैरिजन करके बताएं कि जी मियाँ साहब ने फलां TV चैनल को, BBC को या किसी भी TV चैनल को इंटरनेशनल मीडिया लेवल के ऊपर उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये चीज़ डिस्कस की। ये देखिए पाकिस्तान का म्यार आज जिस लेवल तक जा चुका हुआ है, वो सिर्फ एक नवाज शरीफ का नाम साथ में अटैच करके सिर्फ एक वो जो सादा लोग हैं, सादा ज़हनियत रखने वाले, उनको तो आप नवाज शरीफ का नाम लेके ये चीज़ बता सकती हैं कि जी ठीक है जी अब आप नवाज शरीफ की जगह ना लें। नवाज शरीफ की जगह वो लेंगे भी नहीं। मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिल्कुल भट्टी साहब वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ तो एक इश्तिहारी है जी, हम उसकी जगह क्यों लेंगे। बिल्कुल कोई भी नहीं, भट्टी साहब उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जो कोई लेना भी नहीं चाहेगा, कोई लेना भी दूसरे लफ्जों में कोई लेना भी नहीं चाहेगा। अच्छा अदील साहब ये फरमाइएगा, ये तारीखी कर्ज़ों का मोहतरमा ने जिक्र किया कि तारीखी कर्ज़े जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने लिए हैं और आवाम को कर्ज़ों के बोझ तले दबाया, इसका हिसाब देना पड़ेगा इनको, लेकिन इन्होंने अपने कर्ज़ों का कोई जिक्र नहीं किया।
ये कर्जे जब से पाकिस्तान बना है हर गवर्नमेंट कर्जे ले रही है और हिसाब कोई भी नहीं देता, ना ये दे के गए हैं ना आने वाले दे के जाएंगे। लेकिन बड़ा प्रिंसिपल सा स्टैंड है जो मैं बात सुन रहा था कि असल में इसकी सारी बहस का मकसद क्या है। ये सारी चीज़ों के अंदर हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, हम वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यूज़ की बात कर रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं। इस सारे मामले के अंदर अवाम कहाँ पे है जो इनको मुंतखब करके इक़्तिदार के अवानों में भेजती है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे कोई और है। मतलब आप मुझे ये बताएं, कंपैरिजन की बात हो रही थी तो आप कंपैरिजन करें। अब जो चीज़ें मुशर्रफ दौर में मिल रही थी सस्ती, वो बेनजीर दौर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, जो नवाज शरीफ दौर में मिल रही थी वो इनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ती है, रेट बढ़ते हैं बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सडनली हाइप आई है कुछ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, मतलब कोरोना की वजह से चीज़ें महंगी हुई हैं। एक और फैक्टर है जिसको हम इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं कि जो हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट इसके ऊपर ज़्यादा आया है महंगाई के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें, मतलब कर्जे कौन सी गवर्नमेंट कर्जे नहीं लेती। लियाकत अली खान से लेके अब तक हम तकरीबन को 18-20 IMF के प्रोग्राम कर चुके हैं। कर्जे तो पिछलों ने भी लिए थे, ये भी लेंगे और आने वाले जो भी होंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि PMLN होगी या PP होगी, कोई और चौथी जमात हो जाए, कोई भी बंदा हो जाए, क्योंकि हमारा मुल्क चल ही कर्जों पे रहा है। टैक्स हम इकट्ठा नहीं करते। मुझे ये बताएं कि कौन सी गवर्नमेंट है जिसने अपना पूरा बजट जो है वो टैक्स से पूरा किया है। हमेशा बजट खसारा होता है, हमेशा कर्जा लेके पूरा करते हैं। तो ये बात सियासी बयान होता है कि वो कर्जों का हिसाब देंगे, वो कहते हैं जी वो कर्जों का हिसाब देंगे। इस सारे मामले में फोकस ये रखना चाहिए कि अवाम की बेहतरी के लिए हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल अदील साहब आप ठीक फरमा रहे हैं। इन सब बातों में अवाम यहाँ पे मिर्जा साहब अदील साहब जिक्र कर रहे थे महंगाई की। महंगाई वो ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त अभी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक इंटरनेशनल लेवल पे बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर एक जो कोविड के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स उसके आ रहे हैं, एक जो महंगाई की लहर आ रही है और मुख्तलिफ अशिया की जो कदरों कीमत में इजाफा हो रहा है और जो शॉर्टेज आ रही है, उसकी वजह से अगर आप आलमी मीडिया पे जाके देखें या ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जायजा लें, बरतानिया, यूरोप, चाइना, अमेरिका जैसी मईशत वो इस वक्त टेंशन में है कि हमने आने वाले टाइम को कैसे फेस करना है। और पाकिस्तान की मईशत तो जैसे उन्होंने अयूब साहब ने, अदील साहब ने जिक्र किया कि वो तो ऑलरेडी पहले दिन से ही डेफिसिट में जा रही होती है। तो हम लोग उसका कैसे मुकाबला करेंगे। ये अभी तक तो जो महंगाई हमारे सामने आई है ये तो कुछ भी नहीं है। आने वाले जो 2 महीने हैं, दिसंबर जनवरी तक, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नए क्राइसिस जन्म लेने जा रहे हैं कि जिनके अंदर चाइना जैसी मईशत की जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, अगर वो क्राइसिस को फेस कर रही है, वहां पे इंडस्ट्री को बंद किया जा रहा है, 15 दिन के लिए बंद किया जा रहा है, 15 दिन के लिए चलाया जा रहा है। तो आप अपने आने वाले दिनों में देखें कि यही वाले सारे जो क्राइसिस आएंगे पाकिस्तान के ऊपर, जब उसका इफेक्ट आएगा, और अभी आना शुरू हो गया है। आपका इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ट्रेड हो रही है, जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, जहां पे आपका कोई एक कंटेनर जिसका फ्रेट अगर आपको $3,000 तक आप पे करते थे, वो आज आपको $10,000 पे भी अवेलेबल नहीं है। और जो शिपमेंट है वो अलग से डिले हो रही है। ये भी महंगाई का जो तूफान अभी आना है, अभी हमें पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है। भट्टी साहब ये इसमें एक बात और मैं ऐड कर दूं इसके अंदर, क्योंकि ये अभी शायद ये जो नेक्स्ट ओगरा की समरी आएगी तो उसके अंदर मजीद पेट्रोल जो है ना वो ये महंगा हो जाए। 1 महीने के अंदर मतलब ये क्या आई है कि शायद ये 10 से 15 रुपए लीटर जो है ना वो मजीद महंगा होगा। अब ऑब्वियसली होगा। अदील साहब आपने अगर कंपैरिजन किया हो ना, आपने अगर कंपैरिजन किया हो, आप 2018 वाला जो मियां साहब की गवर्नमेंट का एक जो इन्होंने फॉर्मेट रखा हुआ था ना, ऑयल प्राइसेस को कैलकुलेट करके पाकिस्तान के अंदर ऑयल प्राइस लगाने का, अगर आप उसको आज सेम उसी तरह अप्लाई कर लेते हैं ना, तो आज आपके पास पेट्रोल का रेट 190 रुपए लीटर से ऊपर होना चाहिए। लेकिन हमें ये चीजें नजर नहीं आई। भट्टी साहब जैसा कि आज फवाद चौधरी साहब भी भट्टी साहब जिक्र कर रहे थे। सॉरी मैं बात कट कर रहा हूँ आपकी, मैं उसके साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी डे एंड पे बेनिफिट अवाम को क्या हुआ। मैं तो बात कर रहा हूँ कि जिसकी ऐसी पॉलिसी, क्योंकि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो वो किस चीज़ का नारा लगा कर आए थे। हम उनके बाकी बातों को छोड़ देते हैं। सबसे पहले ये था कि अदारा जाती रिफॉर्म्स करेंगे और गरीब आदमी जो टैक्स का पैसा देता है वो चोरी होता है और उनका पैसा उनके ऊपर लगेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ
कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं नवाज शरीफ के दौर के साथ कंपैरिजन, क्योंकि हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का दौर बुरा था, तो लिहाजा हमें उसके साथ तो कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। अब ऑयल प्राइसेस की आप बात कर रहे हैं, तो अब इस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $70-75 के ऊपर वो जो है वो प्राइस उनकी पेट्रोल बिल्कुल फी बैरल 70 से 80 है फी बैरल, 80 प्लस है, 80 प्लस आप लगा लें। लेकिन उसके साथ अब ये देखें कि जब यही 70 से 80 जो थी वो नवाज शरीफ के दौर में थी, यही 70 से 80 जब पीपल्स पार्टी के दौर में थी, या यही 70 से 80 जब मुशर्रफ दौर के अंदर थी। मैं सियासत के ऊपर मैं मतलब किसी एक जमात को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ या तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक इकोनॉमिक मतलब आपको कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर ये आपको बजट में पिछले प्रोग्राम में मैंने एक में बात की थी कि शौकत तरीन साहब ने इस बजट के अंदर आपको शायद याद होगा क्योंकि आप जरा थोड़ा सा ज्यादा बड़ी साहब इसको देखते हैं कि 640 अरब रुपए की उन्होंने लेवी जो है वो पेट्रोलियम लेवी की मद में उन्होंने इकट्ठा करना था जी। तो अब अगर 640 अरब रुपया उन्होंने इकट्ठा करना है तो वो कहाँ से इकट्ठा करेंगे? बेशक गवर्नमेंट कह रही है कि हमने पेट्रोलियम लेवी कम कर दी है, ठीक है, उन्होंने टैक्स भी कम कर दिया, लेवी भी कम कर दी है, लेकिन वो पूरा कहाँ से करेंगे? अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लास्ट वीक के अंदर तकरीबन 73 से लेकर 76 तक इसकी पेट्रोल की फी बैरल रही है, पर अब भी राउंड अबाउट इसी पे है। तो ये जो पिछले हफ्ते इन्होंने पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है और अगले हफ्ते जो बढ़ाने जा रहे हैं, तो वो उसके अंदर चेंजिंग क्या आई है टेक्निकली? नहीं, बिल्कुल अदील साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ये लेवी भी कम की है। इसके अलावा भी अगर हम इंटरनेशनल ये हमारे जो हमसाया ममालिक हैं इनसे कंपैरिजन करें पेट्रोल के मामले में तो पाकिस्तान में सबसे सस्ता है। भट्टी साहब जैसे कि आज फवाद चौधरी साहब भी फरमा रहे थे कि 1947 से 2008 तक पाकिस्तान ने जो कुल कर्जा लिया है वो 6000 अरब रुपये था। इसमें हमने बहुत से काम किए, डैम बनाए, इसमें हमने मोटरवेज खड़ी कर दी, अपने इदारों को मजबूत किया, एक अच्छी खासी और दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज बना दी। लेकिन 2008 से लेकर 2018 तक हमने 23,000 अरब रुपया कर्जा लिया गया, जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि ये कहाँ पे लगा और इसका क्या किया इन लोगों ने। तो ये एक चीज़ जो है ये एक काबिल गौर है, जैसा कि आज मुहतरमा भी फरमा रही थी कि इन्होंने जो कौम को और मुल्क को कर्ज में डुबोया है या दबाया है, इसका हिसाब उनको देना पड़ेगा। तो ये जो 23,000 अरब रुपए का कर्जा इन्होंने 10 सालों में लिया है, ये इन्होंने कहाँ पे लगाया? इनसे एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बारे में पूछते हैं कि आपने ये कहाँ से लिए, कैसे परचेज़ किए, इनकी मनी ट्रेल किधर है, और इनकी जो 2 ऑफशोर कंपनी है जिनकी ये बेनिफिश ऑनर थी, ये उनके बारे में इनसे पूछा जाता है तो ये कहती हैं जी ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ हो रहा है सारा कुछ, ये डीरेल किया जा रहा है जमहूरियत को। तो ये क्या है? इनसे पूछा कुछ जाता है, ये जवाब कुछ देती हैं। ताहिर साहब, जिस तरह अदील साहब ने पहले बात की ना, वो बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कि ये जब मुशर्रफ दौर से आगे अगर आप चलते जाए ना तो आपको ये सारी चीज़ें हर हुकूमत के दौर में आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती हैं, कम होती हुई नज़र नहीं आती। और आने वाले जो 5 साल हैं उनके अंदर भी ऐसे ही नज़र आएगा। देखें, इनके लिए आपको अगर इनको कंट्रोल करना है तो जिस तरह अभी गवर्नमेंट बहुत अच्छा स्टेप ले रही है, अब हम लोग मतलब एक मस्बत साइड पे चल पड़े हुए हैं, लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन है और बहुत लंबा है, उसके लिए टाइम जरूर लगेगा। जब तक हम लोग इस चीज को नहीं समझेंगे कि हमारे हर 5 साल के अंदर कर्जे पहले से बढ़ रहे हैं, कम क्यों नहीं हो रहे हैं, आप बेशक जितना मर्जी ईमानदार तरीन वजीर आजम ला के बिठा दें, जब तक हम अपनी पॉलिसीज नहीं चेंज करेंगे, जब तक हम अपना जो वेरी फर्स्ट डे हम जो ट्रेड डेफिसिट में चले जाते हैं, बजट खसारा में चले जाते हैं, जब तक हम उन चीज़ों को ओवरकम नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि जी हमने अपनी आमदनी कैसे बढ़ानी है, हमने अपने खर्चे कैसे कम करने हैं, तब तक ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। इस गवर्नमेंट में अभी तक इतनी चीज़ ज़रूर सफिशिएंट है कि इन्होंने ये ज़रूर कोशिश की है कि जी अगर पहले अगर हर साल एक कर्जे की जो रेशो थी वो पहले से दुगनी की जा रही थी, दुगने हिसाब से बढ़ रही थी, अभी वो उस रेशो को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए उसको पहले मिनिमाइज करना होगा, फिर ब्रेक इवन पे लाना होगा, फिर उसको वहां से माइनस में जाना होगा, तो इसके लिए भी बहुत टाइम चाहिए होगा। ये तो सजेशंस है ना भट्टी साहब, ये सजेशंस हैं जो आप बता रहे हैं। मैंने आपसे ये पूछा था कि इन लोगों ने 23,000 अरब रुपए का जो इन्होंने कर्ज लिया था, ये उसका हिसाब देने की बजाय ये अगला दूसरा पेंडोरा बॉक्स खोल के बैठ जाते हैं। इनसे पूछा जाता है अपार्टमेंट्स आपने कहाँ से लिए, शायद तो वो भी उसका यही कर्जों का तो कम से कम वो भी यही हिसाब दे सकते हैं कि जी ठीक है जी, वो हमारे पास नहीं, वो तो जरदारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर डाल कर गई थी और वो हम आगे देते रहे। इसी तरह पीटीआई की गवर्नमेंट पिछले 10 सालों के ऊपर डाल देगी। नहीं, वो तो सारा कुछ वो तो कह रहे हैं, आज फवाद चौधरी साहब ने सारा कुछ बताया, वो तो कह रहे थे 12 अरब डॉलर हमने इस साल कर्ज वापस करना है, तो हम सब्सिडी कहाँ से दें?
आवाम को कहाँ से सब्सिडी दें, कहाँ से चीज़ें सस्ती करें? सर ये बिल्कुल मैं एक छोटी सी बात करता हूँ जी सॉरी मैं सर आपकी बात मैं ये हर गवर्नमेंट ने कर्ज लेना भी होता है, हर गवर्नमेंट ने कर्ज वापस भी करना होता है। अब मैं एक छोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर का पहला बुनियादी काम क्या होता है कि वो डायग्नोज करे कि इस बंदे को प्रॉब्लम क्या है, इस बंदे को मर्ज क्या है। इसी तरह हमारी इकोनॉमी है, उसको भी जब डायग्नोज करेंगे ना आप उसका देखेंगे कि इसको असल प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये असल प्रॉब्लम ये है कि टैक्स कलेक्शन के अंदर जब तक आप अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं करेंगे तब तक आप कर्जे लेते रहेंगे, तब तक आपके ऊपर कर्जों का बोझ बढ़ता रहेगा। चाहे जितनी मर्जी अच्छी हुकूमत आ जाए, वो कर्जे मतलब लेके अपने घर तो नहीं लेके जाता, कोई भी बंदा नहीं लेके जाता। वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है, गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड होता है, वो कहाँ कहाँ पैसे जाते हैं सबको पता है, सारे वो उसके अंदर रिकॉर्ड होता है जी ना। नवाज शरीफ ने करने जाने ना ये कल को ये इसके ऊपर इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि इन्होंने इतने कर्जे ले लिए, ये कहाँ ले गए, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा। ये बात नहीं है। बात ये है कि जब तक आप अपनी टैक्स कलेक्शन देते हैं, मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग टैक्स देते हैं, कितने रिटेलर टैक्स देते हैं, कितने होलसेलर टैक्स देते हैं, कितने जो पोल्ट्री का बिजनेस करते हैं वो टैक्स देते हैं, कितना कपड़े का जो शॉप्स होती हैं वो कितना टैक्स देते हैं। जब टैक्स ही कोई नहीं देता तो पाकिस्तान के ऊपर चाहे जितनी मर्जी अच्छी गवर्नमेंट ला के बैठा दें आप, कर्ज ही चढ़ेगा। आप मतलब आप बिल्कुल कहाँ से बिल्कुल पूरे करेंगे पैसे? बिल्कुल अदील साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि मैं अगर एक छोटी सी बात साथ ऐड कर दूं, 1 मिनट चाहिए आपका। जी जी कि मतलब जब ये आपको याद होगा शबर जैदी के टाइम के ऊपर उन्होंने एक 50,000 ट्रांजैक्शन के ऊपर वो आईडी कार्ड की शर्त लाजमी जी लगाई जी थी। बिल्कुल बिल्कुल तो उस वक्त कितना ये जो थी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ये ताजर नुमाइंदे कितना इसके बड़े ऊपर एहतजाज हुए थे, करने पे बड़े आ गए। शोर शराबे हुए तो थे, लोग मतलब सड़कों पे आ गए थे। मेरा बात करने का मतलब ये है कि अवाम ने खान साहब को वोट दिया था, पसंद किया था कि यार ये रवायती तौर पे निजाम को नहीं चलाएंगे, ये उन सब लोगों के उल्ट में होंगे। ये माफिया के सामने इनको डट के खड़े होना चाहिए। पहले भी मतलब अवाम की उम्मीद थी और अब भी अवाम उम्मीद लगा के बैठे हैं। मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि जब तक खान साहब ये टैक्स रिफॉर्म या किसी भी अदारे के अंदर रिफॉर्म नहीं करते, पैसा इकट्ठा नहीं करते, तब तक खान साहब जो अपनी इम्प्लीमेंटेशन है सोच की वो नहीं कर सकते। क्योंकि हर तरफ से खींचातानी है, हर तरफ से आपको माफिया, वो अक्सर अपनी तकरीरों में कहते हैं कि माफिया है, ये है वो है। तो असल बात यह है कि जब वो माफिया के ऊपर काम करने जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल जब तक आप ये बोल्ड बिल्कुल अदील साहब, बिल्कुल अदील साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। वक्त कम है। बिल्कुल नाजरीन, जब तक बोल्ड स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर हम किसी मरीज़ को डॉक्टर के पास लेके जाएं तो डॉक्टर का काम है कि सबसे पहले उसका मर्ज़ डायग्नोस करे कि इसको क्या मर्ज़ है, क्या बीमारी है, इसको फिर उसका इलाज शुरू करे। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ अगर किसी मरीज़ को भी डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है तो डॉक्टर उसे पेन किलर देता है, जिससे वो वक्ती तौर पे फौरी तौर पे सुकून में आ जाता है। और ये कौम भी आज तक पेन किलर पे चल रही थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।